प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास और टेंट सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल की 1200 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्रूज टूरिज्म का नया दौर इस क्षेत्र में रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देगा। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा वहां विकास की नई रोशनी लाएगा। बता दें कि MV गंगा विलास 51 दिनों में भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों से होकर 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आहट और लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की। शाह ने सुरक्षा पर चर्चा के लिए तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। तो वहीं शाह ने राजौरी के डांगरी गांव में आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। इन परिवारों ने अमित शाह के सामने सुरक्षा का मुद्दा उठाया और मांग की कि डांगरी समेत यहाँ के संवेदनशील इलाकों में सेना को तैनात कर दिया जाए, जिसे अमित शाह ने मान लिया है। इसके साथ ही इन इलाकों में ग्राम सुरक्षा समितियों को सशक्त करने की मांग भी इन परिवारों ने उठाई है। संसद का बजट सत्र 2023 31 जनवरी से शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। बजट सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। आर्थिक सर्वे के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधन करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना ने भारत के बारे में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया आर्थिक सुस्ती और कई संकटों का सामना कर रही है, हमें G20 में भारत के नेतृत्व पर काफी भरोसा है। उन्होंने कहा, भारत वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। IMF की MD ने भारत के डिजिटलीकरण की सराहना की है। उन्होंने कहा, हम देखते हैं कि कैसे भारत ने बहुत अच्छी तरह से देश में डिजिटलीकरण को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में लागू किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत निश्चित रूप से विकास को प्रभावित करता है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड से परेशान लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। शनिवार से ठंड व शीतलहर और ज्यादा परेशान कर सकती है। 16 से 18 जनवरी तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजस्थान के कुछ जिले में तो न्यूनतम तापमान माइनस में जाने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज उस पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा, जिसके कारण अभी तापमान बढ़ रहा था। शनिवार से तापमान में फिर से गिरावट होगी। इस बार ठंड और शीतलहर का दौर 19 जनवरी तक चलने का अनुमान है। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आर्थिक, बाढ़, आटा और खाद्य संकट से जूझ रहा पाकिस्तान चारों ओर से घिर गया है। दरअसल पाकिस्तान सरकार की भेदभावपूर्ण और दमनकारी नीतियों से POK के गिलगित बाल्टिस्तान के लोग काफी नाराज हैं। स्थानीय लोगों ने अपना शोषण किए जाने से तंग आकर भारत के लद्दाख में साथ आने की मांग की है। पिछले 12 दिनों से गिलगित बाल्टिस्तान में एक रैली हो रही है। रैली में मांग की जा रही है कि कारगिल सड़क को फिर से खोला जाए और भारत की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में बाल्टिस्तान को दोबारा से मिलाया जाए। पर्यावरण सप्ताह के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और जापान के पर्यावरण मंत्री अकिहिरो निशिमुरा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में दोनों नेताओं के मध्य G7 और G20 सहयोग, लाइव समुद्री और प्लास्टिक अपशिष्ट, COP27 तथा CBD15 सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दोनों देशों को मिलकर एक स्थायी, समग्र, दायित्वपूर्ण और समावेशी तरीके से दुनिया में सभी के लिए न्याय संगत और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा दोनों देशों ने सहयोग को और बढ़ावा देने के साथ साथ बहुपक्षीय रूपरेखाओं में एक साथ काम करने पर भी सहमति जताई है। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात भारतीय शांति सैनिकों को एक पुरस्कार समारोह के दौरान प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। इस समारोह का नेतृत्व पहली बार भारतीय सेना की महिला अधिकारियों ने किया। UNMISS ने ट्वीट कर कहा कि धन्यवाद भारत, आपके बेहतरीन बेटों और बेटियों में से 1171 को अपर नाइल दक्षिण सूडान में उनके महत्वपूर्ण काम के लिए संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया है।
आज लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इसकी रौनक देखी गई है। इस पर्व में लोग घरों के दरवाजों पर लोहड़ी प्रज्वलित कर मूंगफली, मक्के, फुलके व तिल की रेवड़ी अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। विवाह के बाद की पहली लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। इसके साथ संतान के जन्म की लोहड़ी भी विशेष रूप से मनाई जाती है। लोहड़ी से जुड़े लोकगीत गाकर लोहड़ी मांगने की परंपरा भी है। यह पर्व फसल की कटाई और नई फसल की बुवाई से भी जुड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद कंझावला में युवती अंजलि को कार से 12 किलोमीटर तक घसीटने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। वारदात वाली रात 3 पीसीआर वैन व 2 पिकेट पर तैनात 11 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इन पुलिस कर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में सीनियर पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में भी कमी पाई गई। बाइक टैक्सी सर्विस चलाने वाली कंपनी रैपिडो को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पुणे में कंपनी को अपनी सभी सेवाएं तत्काल रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी की रिक्शा डिलीवरी सर्विस भी बिना लाइसेंस के है। रैपिडो टैक्सी सर्विस को लेकर सुनवाई के दौरान मुंबई हाईकोर्ट ने कंपनी को सभी सेवाएं रोकने का निर्देश दिया। बता दें कि रैपिडो ने 16 मार्च 2022 को पुणे आरटीओ में लाइसेंस के लिए अर्जी डाली थी, जिसे परिवहन विभाग ने खारिज कर दिया था। दोबारा आवेदन खारिज होने के बाद रैपिडो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने बाइक टैक्सी को लेकर स्वतंत्र समिति बनाई है। समिति जल्द ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तब तक राज्य सरकार इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग करती है। गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक जगजीत सिंह उर्फ जग्गा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का रहने वाला है, जबकि दूसरा नौशाद दिल्ली के जहांगीरपुरी का निवासी है। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 22 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि नौशाद हत्या के 2 मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट चुका है और वह आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा हुआ था। साथ ही पुलिस ने बताया कि जगजीत उर्फ जग्गा कुख्यात बनबिहा गिरोह का सदस्य है। बनबिहा गिरोह विदेश से संचालित किया जाता है। महाराष्ट्र के मुंबई में शिरडी आ रही टूरिस्ट बस की ट्रक के साथ नासिक शिरडी हाईवे पर आमने सामने की टक्कर हो गई। बस में कुल 45 यात्री सवार थे। 10 की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों में 7 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। वहीं हादसे में 35 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी साई बाबा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक शिरडी हाईवे पर हुए बस हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। भारत के औद्योगिक क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में नवंबर 2022 में 7.1% की वृद्धि हुई। यह 5 महीने का उच्चतर स्तर है। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में नवंबर 2022 में 6.1% की वृद्धि हुई, जबकि खनन उत्पादन नवंबर महीने में 9.7% की दर से बढ़ा। वहीं 1 साल पहले इसी महीने में वृद्धि दर 4.9% थी। बिजली उत्पादन 12.7% की दर से बढ़ा, जबकि 1 साल पहले नवंबर महीने में यह 2.1% की दर से बढ़ा था। आंकड़ों के अनुसार पूंजीगत सामान खंड में नवंबर महीने में 20.7% की अच्छी हुई। बुनियादी ढांचा व विनिर्माण वस्तुओं के क्षेत्र में भी नवंबर महीने में इनमें 12.8% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार की नीतियों से देश में अब महंगाई और भी नीचे आ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने दिसंबर के महीने में खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार दिसंबर में खुदरा महंगाई दर यानी CPI घटकर 5.72% हो गई है, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 5.88% था। बता दें कि पिछले कुछ महीने से महंगाई RBI टॉलरेंस बैंड 6% के आंकड़ों से अधिक बनी हुई थी, लेकिन अब जाकर बीते 3 महीनों से इसमें गिरावट देखी गई है। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है। इसका पहला मैच अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के बीच भुवनेश्वर में खेला गया। इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने 1-0 से जीत दर्ज की। टीम के लिए एकमात्र गोल कैसेला माइको ने किया। दक्षिण अफ्रीका ने पूरे मुकाबले के दौरान गोल करने के लिए संघर्ष किया, हालांकि सफलता नहीं मिली। अब इस मैच के बाद 3 और मुकाबले खेले जाएंगे। हॉकी मेंस विश्व कप 2023 के पहले दिन इस मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच भुवनेश्वर में मैच खेला जाएगा।
वहीं तीसरा मुकाबला इंग्लैंड और वेल्स के बीच राउरकेला में खेला जाएगा।